नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ईटीवी पे। बिहार में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सियासत उत्तर प्रदेश की गर्म हो रही है और आज से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव बिहार में अपनी चुनावी जनसभाओं को शुरू करने जा रहे हैं। तो आज पूरा दिन हम मुलायम सिंह यादव के साथ रहेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि मुलायम सिंह किस तरह से अपना चुनाव प्रचार करते हैं, बिहार में उनकी रणनीति क्या है और किन मुद्दों को लेकर वो बिहार में आज चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। नेताजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी पर। आज आपका क्या कार्यक्रम है? आज बिहार में जो एक क्षेत्र है, हमारे अध्यक्ष की पति लड़ रही है जी, उसी क्षेत्र में जा रहा हूँ। तो बिहार में नेताजी आपके पास मुद्दा क्या आज रहेगा? आज जो रैली आप संबोधित करने जा रहे हैं उसमें मुख्य एक दो मुद्दे क्या रहेंगे? दोनों के मुद्दा है। जो 12.5 साल तक राज किया तो बिहार की जनता को जो उम्मीद थी कि विकास होगा, नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। और दूसरा, दिल्ली की सरकार जो कहते थे सबको काम देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे और देश का विकास करेंगे, तो क्या नीतीश फेल हो गए नेताजी? नीतीश जी जो वायदे किए तो उनको पूरा कर नहीं पाए और जितनी हम उम्मीद करते तो उतना विकास नहीं हुआ। अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश से आकर के अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से बात करते तो शायद बिहार का कुछ भला हो जाता। आज पहली बार चुनाव में समधी के क्षेत्र में जा रहे हैं। समधी का क्षेत्र नहीं है, वो क्षेत्र है बिहार की पूरी जनता का क्षेत्र है। ये राजनीति पर रिश्तेदारी भारी पड़ेगी? नहीं, रिश्तेदारी अलग रहेगी, राजनीति अलग रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपके साथ ही चल रहा हूँ और ये समझूंगा कि आप किस तरह से आज अपनी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। धन्यवाद। इस वक्त मुलायम सिंह यादव का जहाज समुद्र तल से 20,000 फीट की ऊंचाई पर है और लखनऊ से बिहार के रास्ते पर है। आज मुलायम सिंह यादव की भभुआ में एक बड़ी चुनावी रैली है और इस चुनावी रैली में मैं मुलायम सिंह यादव के साथ भी हूं और इस वक्त हम लोग ऑन बोर्ड हैं और बिहार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहां थोड़ी देर बाद मुलायम सिंह यादव लैंड करेंगे और उनकी रैली होगी। क्या कुछ चल रहा है मुलायम सिंह यादव के मन में जब वो अपना बिहार में आज पहला पॉलिटिकल कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। नेताजी, आपका ये पहला बिहार का दौरा है चुनाव में, क्या कुछ आपके पास मुद्दे और क्या कुछ आपके मन में चल रहा है? नहीं, मुद्दे बहुत हैं। दिल्ली सरकार के खिलाफ भी और बिहार की सरकार के खिलाफ भी। बिहार की जनता ने बड़े उत्साह के साथ 12.5 साल का काम किया, लेकिन कोई ऐसा एक काम नहीं किया जो चमत्कारी हो। चमत्कारी मतलब वो है हर आदमी के दिमाग में हो कि सरकार ने ये काम किया, चर्चा में हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, कोई वर्ग हो, अमीर गरीब सब, व्यापारी सब महसूस करें कि हाँ ये काम हुआ, तो वो माना जाता चमत्कारी काम। 10 साल पहले रहे और एक समय हो रहा है इस सरकार का भी आधा तो हो जा रहा, एक भी चमत्कारी काम नहीं किया। क्योंकि समाजवादियों का शुरू से है सरकार बने तो एक काम उसी दिन कर दीजिए, ओथ लेते हैं, और एक काम 24 घंटे में कीजिए, और एक काम 6 महीना के अंदर ऐसा कीजिए जो आम जनता समझे कि पिछली सरकार इस सरकार में अंतर है। ये एक भी काम नहीं किया बिहारी सरकार ने। और अब देखा यूपी के अंदर जैसे ही सरकार बनी तो सिंचाई पढ़ाई मुफ्त कर दी। नेताजी, ये बताइए, दवाई मुफ्त कर दी। अच्छा ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि अगर आपको 20-25 सीटें मिल जाती तो आप वहाँ का गठबंधन नहीं तोड़ते। आपको 5 सीट देकर क्या आपकी पार्टी को अपमानित करने की कोशिश हुई? हमारा मोर्चा है, जो भी अपने छोटे दलों का मोर्चा बनाया। जब नीतीश जी और लालू जी ने अपना गठबंधन करके और हमने ही दोनों को एक किया, एक ही बहुत दूरी थी और लालू जी विश्वास नहीं कर रहे थे। उसका पूरा श्रेय आपको जाता है महागठबंधन बनाने? हमने गठबंधन
मैं मुश्किल से लालू जी को सहमत कर पाया। लालू जी कहते मुझे धोखा होगा, ये हमेशा धोखा दिया और लालू जी को धोखा दे करके अलग गए और चीज़ें अपनी सरकार बनाई, अन्य लोगों से मिल के फिर थोड़ा बहुमत मिल गया उनको खुद का। तो लालू जी तैयार नहीं थे, लालू जी को मैंने तैयार किया जबरदस्ती। अच्छा, आपको धोखा किसने दिया, लालू ने या नीतीश ने, या दोनों ने मिलकर दिया? अब इसमें तो जो भी समाजवादी पार्टी को धोखा दिया उसमें शुरुआत है नीतीश जी की, तो लालू जी को विरोध करना चाहिए था कि समाजवादी पार्टी ने हम सबको एक किया और हमने ही नीतीश जो मुख्यमंत्री की घोषणा की, घोषित किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। नहीं घोषणा की, लालू जी को मना के सबको कर दिया, सभी दलों से बातचीत की। देवेगौड़ा तैयार नहीं थे, देवेगौड़ा ने मुझसे साफ कहा कि देखो नेताजी ये बड़े धोखेबाज हैं, हमारे यहाँ कर्नाटक में जाकर मुझे कितनी गालियाँ दी, हम लड़ रहे थे कांग्रेस बीजेपी से और ये जाके गालियाँ दी हमें, और बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोली, तो मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। फिर बाद में बहुत हमने समझाया तो बहुत भावुक हो गए। तो बोले कब ऐसा है कि आप आए हैं हमारे घर हमें बुलाने के लिए, तो मैं चलूँगा, तो तब वो रखे। अच्छा, क्या आपकी पार्टी को बिहार में आपकी पार्टी की हैसियत को कम करके आंका गया क्या? ऐसा है कि एक समय ऐसा आया कि हमारी पार्टी बहुत अच्छी बन गई, तो पहली बार 6 में जीते, दूसरी बार कम जीते, लेकिन जीतते रहे। एक बड़ी सभा रैली की लालू जी ने, वहाँ हमें सब बुलाया, अमर सिंह बुलाया। अमर सिंह ने बगैर मुझे पूछे ऐलान कर दिया कि लालू जी के मदद करेंगे, अपना एक भी उम्मीदवार नहीं लड़ेंगे। तो कार्यकर्ता भाग गया, क्यों नहीं भागे? कार्यकर्ता राजनीति करने आया है तो लड़ने का मौका है 5 साल बाद, वो आप कहते हमारा लड़ेंगे नहीं, क्यों नहीं लड़ेंगे? मैंने कहा तो हमें पूछ रहे थे, क्या हो गया सो गया, फिर नहीं लड़े हम। उस समय हमारी पार्टी बहुत अच्छी थी, तो ख़त्म हुई। अब मैंने शुरुआत की फिर, और शुरुआत करते ही हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला जनता का। जीत हार कुछ भी हो, अच्छा, बन गई। अब अकेले चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता से कुछ रिस्पांस मिल रहा है आपको? जनता कैसे ले रही है? थोड़े बातचीत और अंडरस्टैंडिंग है कुछ लोगों से है। अच्छा, लोग ऐसा कह रहे हैं जो आपके विरोधी हैं कि आप बीजेपी को मदद करने के लिए आपने ये गठबंधन तोड़ दिया। अब ये पता लगा, ये 12.5 साल नीतीश जी बीजेपी के साथ सरकार बनाई और बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई, वो किस मुँह से कह सकते हैं? नीतीश ने आज तक कोई बीजेपी से समर्थन न मांगा न दिया और न कभी आज तक। लड़ाई अगर लड़ी है तो इन लोगों ने मुनाफा उठाया हमारी लड़ाई का। केवल बिहार में तो लालू जी ने आडवाणी जी को केवल गिरफ्तार कर दिया, पूरी चली आए, हम फायरिंग हुई, घायल हुए, मरे, और कितना हमें तनाव रहा। तनाव में हम बहुत दुखी आज तक है, जो हमें मजबूरी में हमारी सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। अच्छा, मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था यथास्थिति बनाए रखी जाए, जी, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट का पालन करना था। इसलिए सुरक्षा बलों ने मजबूरी फायरिंग चला की, उसमें 16 को मरे, घायल भी काफ़ी हुए। तो मुझे आज तक अफसोस है। तो जो लड़ाई लड़ी समाजवादी पार्टी, लाभ उठाया इन लोगों ने। हाँ, जिन्होंने 12 साल सरकार चलाई बीजेपी के साथ, वो आपको कह रहे हैं कि आप बीजेपी का साथ दे रहे हो। तो अब जनता सब समझती है। अच्छा, ये जो महागठबंधन आपने बड़ी मेहनत से बनाया था और आप अपनी पार्टी तक को कुर्बान करने के लिए तैयार थे कि विलय कर देंगे उसमें, जनता परिवार में बहुत बड़ा फैसला आप लेने जा रहे थे। अब जब ये महागठबंधन टूट गया है तो क्या आपको अपने, हाँ, तो ये फैसले पर पछतावा है? क्या समाजवादी पार्टी का विलय करना वो आपकी भूल थी क्या? हाँ ठीक, सब मिलके एक दल बनाएंगे, तय हो गया था। तो आपकी गलती थी वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी में आप वो फैसला ले रहे थे? नहीं, जल्दबाजी में नहीं, कई मीटिंगें हुई, 2-3 महीना मीटिंगें चली। पर आप सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ कि विलय नहीं हुआ, वरना पार्टी समाजवादी पार्टी को तो बड़ी मुश्किल होती, झंडा डंडा आपका सब चला जाता। तो
सोचा था कि देश के अंदर जो सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं उनको रोकने के लिए हम सब एक हो जाएंगे तो हरा देंगे, और सांप्रदायिक शक्तियों को रोक रहे थे। तो इन्होंने तो सांप्रदायिक शक्तियों को साथ जो काम किया, तो हो सकता आंतरिक इनकी मतलब कोई न कोई बात होगी बीजेपी से, और अलग हो गए। अलग होने का औचित्य क्या था? हम तो सीटें ज़्यादा भी नहीं मांग रहे थे, और मांगने की चर्चा हुई थी। क्या हुआ था बाद में तय कर लेंगे जो होगा सब। अच्छा, कितनी सीटें मांगी थी आपने बिहार में? नहीं मांगी नहीं थी, ये आप कहा था कि आप समझिए कितनी दे सकते हो, कितना समाजवादी पार्टी, इसलिए कि समाजवादी पार्टी की जो जनता में एक विश्वास समाजवादी पार्टी के लिए, उससे आपको लाभ होगा। ये तो बीजेपी के साथ रहे, लालू जी कांग्रेस के साथ रहे, समाजवादी पार्टी तो एंटी कांग्रेस एंटी बीजेपी थी, और हैं आज भी हैं। ये लोग बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के भी साथ हैं। विचित्र हाल है। सिद्धांतहीन राजनीति को जो की है इन्हीं लोगों ने, उसी का परिणाम है। लेकिन हमें खुशी है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आए या ना आए, लेकिन भाई जो नीतियां हैं, सिद्धांत हैं, जो सोशलिस्ट पार्टी ने डॉक्टर भैया के ज़माने से लेके जयप्रकाश जी के ज़माने से लेके जो भी हम लोग हैं उनके समर्थकों में रहे, साथियों में रहे। समर्थक हम सब पार्टी थे, भैया जी सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे। जयप्रकाश जी अलग हो गए थे, लेकिन हम तो लोहिया जी के साथ रहे। लोहिया जी लड़ रहे थे कन्नौज से, तो हम लड़ रहे थे जसवंत से, साथ साथ लड़ रहे थे। विधुना इटावा जिले में था, लोहिया जी चारों सीट हार गए फरुखाबाद में, अकेले विधुना में आकर कवर किया और जीत गए। अच्छा, मुझे ये बताइए, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आप एक बार देश के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे, तब भी वजह लालू यादव थे। इस बार भी बिहार में आपने धोखा खाया तो लालू यादव। तो लालू यादव से क्या धोखा खाने का आपका कोई मतलब कार्यक्रम रहता है रोज रोज का? अब कार्यक्रम तो अब तो रिश्तेदारी भी हो गई है। अब रिश्तेदारी तो हो गई है, तो रिश्तेदारी तो निभाएगी 3 पीढ़ी तक, रिश्तेदारी तो निभाई जाएगी। हाँ। अब लालू जी सोचे कि क्या करना है, हम तो उनके बारे में अच्छा ही अच्छा सोचा है। पर आप तो लालू से हमेशा धोखा खाए। अब लालू जी की मजबूरी थी बिहार में, तो उन्होंने साथ दे दिया नीतीश जी का। ये सही है कि साथ नहीं देना चाहिए था, कोई बड़ी बात नहीं थी। जितनी अब सीटें जीतेंगे लालू जी, उतनी सीटें वैसे ही जीत जाते, वैसे ही जीत जाते, ज़्यादा जीत सकते थे। अगर हमारे साथ रहते हम तो लालू जी को लड़ाते। तो ये सही है कि लालू जी की बहुत सीटें अब भी ज़्यादा आ सकती मुझे लगता है। अच्छा, कोई ऐसा प्रस्ताव दिया था कि आपने लालू का किया और समाजवादी पार्टी और लालू की पार्टी मिलकर साथ चुनाव लड़ ले, नीतीश अलग हो जाए? नहीं, ये तय हो गया था कि चुनाव के बाद हम लोग विलय कर लेंगे। हाँ। नीतीश जी ने भी कहा था चुनाव के बाद एक पार्टी बनाओ। मेरा कहना था अभी बनाओ एक पार्टी, तो उन्होंने कह दी चुनाव के बाद करेंगे। ठीक है, नहीं आप अभी कर रहे चलो। अच्छा, गठबंधन करके आप कोई बड़ी गलती करने जा रहे थे? अगर जनता परिवार बन जाता और इस तरह की फूट हो जाती तब क्या होता? नहीं, गलती तो नहीं की थी, क्योंकि ये प्रयास किया था नीतीश जी ने ही, और नीतीश जी ने बात की शिवपाल सिंह से। तो ये प्रयास किया था नीतीश जी ने और शिवपाल ने, तो हम तो मान गए फिर। और तो क्या नीतीश के झांसे में आ गए मुलायम सिंह? नहीं, वो शिवपाल सीधे साधे थे। हाँ। तो वो आ गए, तो मैं कि समझ लेना। और देवेगौड़ा ने कहा ये धोखेबाज हैं, हम चले तो चलेंगे मीटिंग में, तो देवेगौड़ा नहीं आ रहे थे मीटिंग, तो नुकसान हो रहा था। कर्नाटक पूरा उनके कब्जे में है, तो कर्नाटक भी हो रहा था, और आपका यूपी और बिहार और उधर पंजाब में भी पार्टी ठीक हो रही थी, हरियाणा में ही ठीक हुई, और मध्य प्रदेश से मजबूत हो रही थी समाजवादी। तो बड़ा बहुत बड़े देश में चारों तरफ एक माहौल बन गया था। लेकिन इनसे साठगांठ कांग्रेस से करके नीतीश जी ने चुपचाप साठगांठ कर दी। एक दिन मीटिंग थी मान लीजिए 10 बजे की, और ये 7 ही बजे चल दिए पटना से नीतीश जी। हमें 2 बज गए और 3 बजने वाले थे। कहा नीतीश को फ़ोन कर रहे, कहाँ है? तो लालू जी कह रहे वो कांग्रेस में बात कर रहा होगा। लालू जी हम बैठे हो रावपाल ऐसे ही बैठे रहे 3-4 घंटा। है जाके ये पहुंच गए एयरपोर्ट, हमने फ़ोन किया
वो घर पर बहुत जरूरी काम है और हम अब जा रहे हैं। हमको तुम सवेरे क्या आए? अरे वो थोड़ा सा बातचीत होने लगी है, ये वो बहानागिरी। अच्छा, आपको उम्मीद थी कि आप हम इंतजार कर रहे हैं, हम और लालू जी, और ये कांग्रेस से बात कर रहा। तो धोखा तो लालू जी को भी दिया, अब हमें क्या धोखा, हमें कोई धोखा वोखा नहीं है, आप जाने। अब ये कर लिया कि नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री हो जाते हैं। आपका क्या आकलन है, बिहार में इस बार किसकी तरफ ऊंट करवट बैठेगा, किसकी सरकार आएगी बीजेपी वहाँ पे? अगर बीजेपी सरकार आई तो इसके लिए जिम्मेदार नीतीश जी, और इसलिए कि तो अंदर से बीजेपी से पहले ही रहे। बीजेपी की समर्थन से उन्होंने 12.5 साल सरकार चलाई, जिनके समर्थन थे बीजेपी से। तो इन्होंने फिर कांग्रेस और बीजेपी दोनों हमारे खिलाफ हैं, समाजवादी पार्टी, और हम एंटी कांग्रेस एंटी बीजेपी हैं, तो इन्होंने अपना मिला लिया। अच्छा, जब आप गठबंधन कर रहे थे तब आपको ये बात नहीं पता थी क्या कि नीतीश ने 12 साल बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई थी? तब नहीं लगा था ऐसा, क्योंकि प्रयास नीतीश जी ने किया, प्रयास नीतीश जी ने और शिवपाल ने मिलकर किया है कि सब एक हो जाए। तो हमने क्या समझ लीजिए कि नहीं ठीक रहेगा, शिवपाल जी की हमारी सब बातें होगी। तो चलिए फिर मीटिंग शुरू हुई, इतनी मीटिंग हुई, इतनी प्रेस आती, 2 प्रेस की आती थी, और बनना लग करके क्या क्या होता था। एक माहौल चेंज हो गया देश में। अच्छा नेताजी, आप एक चीज देख रहे होंगे कि चुनाव भले बिहार में है, लेकिन जो मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश से गया है दादरी से बिहार तक, और गाय पर राजनीति हो रही है। अमानत के मुद्दे बहुत दिनों तक चलते नहीं, ये भी मुद्दा बहुत दिनों तक नहीं चाहे हम चलाना चाहें तो, लेकिन अन्याय हुआ। असली निर्दोष व्यक्ति जिसका बेटा सीमा पर देश की रक्षा कर रहा हो, उसके बाप की हत्या करें, और सोचो वो हत्या करने वाले कौन हैं? अच्छा, आपने कहा 3 बीजेपी के नेता हैं, आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, उनको जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं आप? अब देखिए ऐसा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जब तो प्रधानमंत्री ने पूछा तो ये सच है कि वो किस दल के हैं, पता चल गया तीनों बीजेपी के हैं। सामुदायिक सचिवों के तो हैं ही। तो आपने प्रधानमंत्री से शिकायत की उन बीजेपी नेताओं की? आपकी बात हुई, मोदी से बात हुई आपकी? जब मैंने कहा हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो मेरे बयान की बात तो प्रधानमंत्री चले गए राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति जी कहाँ जब चले गए तो मैंने सोचा कोई कोई रास्ता दिया हुआ, तो राष्ट्रपति जी ने सीधा बयान दे दिया। तो इन्होंने कहा हम राष्ट्रपति जी सहमत हैं, प्रधानमंत्री जी ने तो सहमत तो हैं, वो बयान बहुत देश के हित में किया, मैं तो धन्यवाद भी दिया माननीय राष्ट्रपति जी को। अच्छा, जांच रिपोर्ट आने के बाद क्या उन बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई करोगे आप? कोई भी हो, जांच की बात कोई बना रहा है, चाहे किसी दल का हो, चाहे किसी भी का समर्थक हो। पर दादरी के लोग कह रहे हैं कि आपकी पुलिस की ढिलाई की वजह से ये घटना हुई, देर से पहुंची पुलिस, लापरवाही हुई। नहीं होता, अचानक मारा तो कैसे पुलिस को, कैसे पुलिस को तो पता चले तभी तो, या पहले से संभावना होती तो रपट करते कि हमें इनसे खतरा है, तो खतरा बताया नहीं कि वो तो अचानक बड़ी योजनाबद्ध तरीके से को मारा है और निर्दोष। आप सोचिए कि जब यह चीफ परमा को बुला लेता है आगरा, और अपने जो यह सोच के रेजिडेंस में बसा दिया और पूरा खाना पीना का इंतजाम कर दिया, तो सोचो इससे ज़्यादा इनके खिलाफ और क्या हो सकता। एयर चीफ ने कहा कि हम उस परिवार की रक्षा करेंगे और उस परिवार को हम रखेंगे। बताओ, उस लड़के को जो सीमा पर लड़ रहा है देश के लिए, उसके बाप की हत्या। हाँ, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। बीजेपी ही कर सकती और कोई नहीं करेगा। बीजेपी ने किया? बीजेपी किया, ये तीनों बीजेपी के, और 3 जो नाम हैं हम समय पे बता देंगे तो कौन कौन है। तो नाम बताएंगे कि उनको जेल भी भिजवाएंगे? अब देखिए, अगर ठीक से समझें तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, मैं अलग से बता दूंगा, इस पर नहीं बताऊंगा। अच्छा, मुझे ये बताइए नेताजी, आपके एक वरिष्ठ मंत्री कह रहे हैं वो यूनाइटेड नेशन जाएंगे, आपके एक वरिष्ठ मंत्री कह रहे हैं वो यूनाइटेड नेशन जाएंगे, यूएन जाएंगे। अब वो उनका कहना है किस आधार पर उसने किया होगा, दुखी होकर के, भाव को होकर कि यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। अब न्याय तो यही मिल रहा है, न्याय तो यही मिल रहा है, राष्ट्रपति खड़े हो गए और हम कार्रवाई कर रहे हैं।
अच्छा, आजम खान से आपकी बात हो पाई इस बीच? अभी नहीं हो पाई। वो जाने भोपाल हैं कहाँ हैं, और जैसे उधर हम चले जाते वो जब यहाँ आते होंगे तो हम नहीं हैं, और अभी मैंने परसों पता लगाया तो भोपाल में है। तो उनको समझाएंगे आप कि यूनाइटेड नेशन ना जाएं? अब बातचीत करेंगे कि उनका चिट्ठी तो उन्होंने लिख दी है, चिट्ठी तो लिख दी है, लेकिन अब वो समझदार नेता हैं, अब वो सोचें निर्णय लेंगे कि क्या करना चाहिए। मुलायम सिंह यादव दरअसल बड़े बेबाक किस्म के नेता हैं और दो तीन बड़ी अहम बातें उन्होंने कही। पहली चीज़ तो ये कि जो दादरी में कांड हुआ उसके पीछे बीजेपी के नेताओं का हाथ है और यूपी की सरकार उसकी अपनी व्यापक जांच करा रही है। जांच के बाद जो रिजल्ट आएगा उस हिसाब से यूपी की सरकार फैसला लेगी। लेकिन मुलायम सिंह ने अब ये स्पष्ट कर दिया है पहली बार कि जो तीनों नाम उन्होंने बताए हैं, जो नाम आगे खोलेंगे, वो दरअसल बीजेपी के नेता हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि वो कौन नेता हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कही मुलायम सिंह ने कि 12 सालों तक नीतीश खुद बीजेपी के साथ रहे और आज वो मुलायम सिंह पर आरोप लगाते हैं कि मुलायम सिंह बीजेपी का साथ दे रहे हैं। तो नीतीश की ये बात मुलायम सिंह को कुछ हजम नहीं हुई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात और कही मुलायम सिंह यादव ने कि अगर बिहार में बीजेपी की सरकार आती है तो उसके लिए नीतीश कुमार ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उनके अहंकार के चलते ये गठबंधन टूटा और बीजेपी को फायदा हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब 2017 में जब यूपी में असेंबली इलेक्शन होगा, मुकाबला आपका किससे होगा? देखो, मुकाबला किसी से नहीं, जो कोई लड़ाई लड़ेगी वो बीजेपी लड़ेगी। क्यों, बीएसपी भी तो है, मायावती भी। अरे बीएसपी को कौन पूछता है? बीएसपी को टक्कर में नहीं मानते? नहीं, वो कहाँ टक्कर में हो।